अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आईने चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। इसराइल हमास जंग का आज 24वां दिन है। इस बीच अल जजीरा की एक ज़राए से ये पता चला है कि गाज़ा सिटी में रह रहे लोगों को फ़ोन पर शहर खाली करने का इंतबाह दिया जा रहा है। इस रिपोर्टर के हवाले से कहा गया है कि उनके खानदान ने इस्राएली फ़ौज की तरफ से उन्हें एक फ़ोन आया। इसमें कहा गया कि फ़ौरन गाज़ा छोड़ दें। इसके पहले फ़ौज ने आसमान से पर्चे गिराए थे। उन पर लिखा था कि हमास के हमलों की वजह से इस्राएली फ़ौज जवाब दे रही है। जिन इमारतों में हमास काम कर रहा है उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। इधर 7 अक्टूबर को हमास लड़ा के एक जर्मन इस्राएली लड़की को यरगमाल बनाकर गाज़ा ले गए थे। उसकी मौत हो गई है। इस्राएली सदर इज़ाक हर्ज़ोग ने इसकी जानकारी दी। वहीं लेबनान के इंटेलिजेंस चीफ ने बैरूत में हमास मेंबर से मुलाकात की। इस दौरान जंग को लेकर बातचीत हुई। दरअसल 8 अक्टूबर से लेबनान में काम कर रही तंजीम हिजबुल्लाह लगातार इसराइल पर हमला कर रही है। ऐसे में इसराइल लेबनान जंग का खतरा बढ़ रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले विजयनगर में पेश आए 2 ट्रेनों के खौफनाक हादसे में मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई है, जबकि 54 अफराद जख्मी हैं। ये बात जिला कलेक्टर नागालक्ष्मी ने बताई। उन्होंने कहा कि जख्मियों का अस्पताल में मियारी इलाज करवाया जा रहा है। ताहाल 9 महलूकीन की शिनाख्त हो चुकी है। इसी दौरान मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हादसे के बाद इस रूट पर ट्रेन खिदमात पर असर पड़ा। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक कुछ ट्रेनें यहाँ पे या तो देरी से चली या फिर डाइवर्ट कर दी गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में पेश आए ट्रेन हादसे में अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुर्मू ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो विजयनगरम में ट्रेन के पटरी से उतरने के अलमनाक वाक़े में कीमती जानों के ज़ाया होने पर दुख का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने इस वाक़े में मरने वालों के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। इसी दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेलवे के वज़ीर अश्विनी वैष्णव से राब्ते की बात कही। मोदी ने भी महलूकीन के अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने विजयनगरम ट्रेन हादसे में रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले महलूकीन के अरकान खानदान को फीकस 10 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 2 लाख रुपए माली मदद का ऐलान किया, जबकि दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले महलूकीन के अरकान खानदान को फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में पेश आए ट्रेन हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इस हादसे में मरने वाले अफराद के अरकान खानदान से ताज़ियत जाहिर की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन हादसे में बेशतर अमवात और जख्मियों की खबर पर दुख हुआ। मैं गमज़दा खानदानों से ताज़ियत का इजहार करता हूँ और जख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए उम्मीद करता हूँ।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि उन्हें इस हादसे के बारे में सुनकर काफी सदमा हुआ। उन्होंने महलूकीन के गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो हर मुमकिन मदद फराहम करें। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसा महसूस होता है कि बालासोर ट्रेन हादसे के बाद मरकजी हुकूमत के ट्रेनों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तमाम दावे खोखले साबित हुए। ट्रेनों को झंडी दिखाने का जोशो खरोश, ट्रेनों के तहफ़्फ़ुज़ और रोज़ाना सफ़र करने वाले करोड़ों मुसाफिरीन की बेहतरी के लिए दिखाया जाना चाहिए। अब बात इंतखाबात की। चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस की शिकायत पर मरकजी इलेक्शन कमीशन ने किसानों में रैतु बंधु स्कीम की रकम की तकसीम से हुकूमत को रोक दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नई रैतु बंधु स्कीम शुरू करने टैक्स दहिंदगान की रकम का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बका दौलत दलित वोट बैंक पर मुनहसर है, जिसने दलितों के फायदे के लिए कुछ भी नहीं किया। तेलंगाना में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन ने रियासत के बाद हिसार असेंबली हलकों में पोलिंग 1 घंटा पहले खत्म कर देने का फैसला किया। हिसार इलाकों में पोलिंग का अमल 1 घंटा पहले खत्म कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया। असेंबली हलकों जिसमें सिरपुर, चिन्नौर, बेलमपल्ली, मंचिर्याल, आसिफाबाद, मंथनी, भोपालपल्ली, मुलुगु, पिनापका, येलुंदु, कोत्तागुडम, अश्वारावपेट और भद्राचलम में पोलिंग का आगाज सुबह 7 बजे होगा और पोलिंग 4 बजे तक होगी। बकिया 106 हलकों में पोलिंग के औकात सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। यानी 13 हिसार असेंबली हलकों में सिर्फ 4 बजे तक पोलिंग होगी, जबकि दीगर असेंबली हलकों में पोलिंग के औकात मामूल के मुताबिक रहेंगे। मेदक के रुकने पार्लियामेंट और बीआरएस के हल्के असेंबली दुब्बा के उम्मीदवार कुथा प्रभाकर रेड्डी पर इंतखाबी मुहिम के दौरान एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। ये वाकया दौलताबाद मंडल के सुरारामपल्ली गांव में पेश आया। प्रभाकर रेड्डी को फौरी तौर पर इलाज के लिए गजवेल के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इसी दौरान हमलावर पर रुकने पार्लियामेंट के हामियों, बीआरएस के कारकुनों और हुजूम ने हमला कर दिया। बाद हमलावर को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसकी शिनाख्त राजू के तौर पर की गई। उसने कबल मकामी न्यूज़ ऐप के लिए रिपोर्टर के तौर पर काम किया था। वहीं प्रभाकर रेड्डी को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया, जहां बाद रियासती वजीर हरीश राव ने उनसे मुलाकात की। अरे बैठो बैठो जल्दी बैठो भैया
శ్రీ కోతా ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు మౌతాబాద్ మండలంలో 3 గ్రామాలు పూర్తి చేసుకుని సూరంపల్లి అనే గ్రామంలో తన ఎన్నికల ప్రచారాన్ని ముగించుకొని గ్రామంలో రాజు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎంపీ గారిని కత్తితో పొడవడం జరిగింది. అదృష్టం ఏంటంటే ఆ కత్తితో పొడుస్తున్న సమయంలో పక్కనే ఉన్న గన్మెన్ ఆ దుండగడి చేతిలో నుంచి కత్తి పొడుస్తున్నటువంటి చేతిని గట్టిగా పట్టుకొని వెనక్కి లాగడం ద్వారా ఆ గన్మెన్ అలర్ట్ గా ఉండడం వల్ల కత్తి కొన్ని ఇంచులు మాత్రమే కడుపులోకి పోయింది. నిజంగా గన్మెన్ కానీ అక్కడ యాక్టివ్ గా అలర్ట్ గా ఉండకపోతే అది ఇంకా ఎన్ని కొద్ది పొట్లకు దారి తీసినో ఆ కత్తి ఎంత లోతుగా దిగేదనేది మనం ఊహించలేదు. ఆ గన్మెన్ చేతికి కూడా గాయం జరిగింది. గన్మెన్ ఆయన వెంటనే అలర్ట్ అయిపోయి ఆ పొడుస్తున్నటువంటి దాన్ని చేతితో ఆపేటువంటి ప్రయత్నం ఆయన చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ విషయం తెలిసిన వెంటనే ఎంపీ గారిని గజ్వేల్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి ప్రాథమిక चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दुबाग के बीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी पर इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला करते हुए उनकी जान लेने की कोशिश की मजम्मत की और कहा कि ऐसे हमलों की जमहूरी समाज में कोई जगह नहीं है। उन्होंने इंतखाबात के जरिए अवाम के खते एतमाद को हासिल करने के बजाय सियासी मकासद के लिए तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने शहरियों, बीआरएस लीडरों और पार्टी अरकान पर जोर दिया कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान चौकस रहे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बीआरएस कायदीन और कारकुनों पर किसी भी किस्म के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर राव ने फोन पर वजीर सेहत हरीश राव से बात करते हुए इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि प्रभाकर रेड्डी को बेहतर मुमकिन इलाज की सहूलत फराहम की जाए ताकि वो आजिलाना तौर पर सेहतियाब हो सके। इसी दौरान गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि वो सख्त इक़दाम करें और इस वाक़े की जांच करते हुए इंतखाबी अरसे के दौरान उम्मीदवारों के साथ साथ इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वालों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। ఈ చాతగాని కాంగ్రెస్ దద్దమ్మలు ఇదే హింసాను కూడా మరి మాట తిక్కరేగితే ఏం జరుగుతుందో ఊహించుకోవాలి. ఇట్లా కాకుండా హింసకు దిగబడతా ఉన్నారు. ఈ హింసను నేను ఖండిస్తా ఉన్నా. అభ్యర్థుల మీద కత్తిపోటు పట్టుకొని ఎవరిని కూడా రాదు. ముడికాయలు అండుకాయలు మనకు దొరకదా? అదే పని మనం చేయాలంటే మనం చేయలేమా? 10 సంవత్సరాల నుంచి మీరు చూస్తున్నారు. న్యాయబద్ధంగా ధర్మబద్ధంగా ప్రజల పనులు చేసినాం. పేదలను ఆదుకున్నాం. అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఆదుకున్నాం. కులం లేకుండా మతం లేకుండా 9 ఏళ్ల నుంచి ఒక కర్ఫ్యూ లేదు, ఒక కరువు లేదు. బ్రహ్మాండంగా రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉంటే వాళ్ళ కళ్ళలో నిప్పులు పోసుకొని మనం దాడులు చేస్తా ఉన్నారు. ఈ చాతగాని కాంగ్రెస్ దద్దమ్మ तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तशद्दुद पर कभी यकीन नहीं रखती और ये अदम तशद्दुद के उसूल पर काम करने वाली पार्टी है। दुबाग के असेंबली उम्मीदवार कोता प्रभाकर रेड्डी पर चाकू से हमले के वाक़े की कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि जिसने हमला किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया जाए और मुकम्मल तफ्तीश की जाए। इस मामले की फौरी और शफाफ तहकीकात कराई जाए और पूरे मामला को मंजर आम पर लाया जाए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में एक मरतबा फिर बीआरएस की हुकूमत कायम होगी। वो जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में अवामी जलसे आम से खिताब कर रहे थे। केसीआर ने कहा कि 24 साल कबल तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया गया था और उसे यकीनी बनाया गया। वो पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसे आम से मुखातिब थे। केसीआर ने कहा कि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हमेशा अवामी फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए हैं। केसीआर ने कहा कि हालांकि मैं रियासत का चीफ मिनिस्टर हूं जबकि पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी असेंबली के स्पीकर हैं, लेकिन मेरे हल्के के मुकाबले पोचाराम ने बांसवाड़ा हल्के में 11,000 डबल बेडरूम मकान तामीर करवाए हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज एक और इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इंतखाबी जलसा जुक्कल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मुनक्किद किया गया था। इस मौके पर बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस के इख्तियार में आने पर रईतु बंधु स्कीम खत्म कर दी जाएगी और बरकी सरबराही मनक़ते हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी अपने वादे वफा नहीं किए। कांग्रेस ने वादे के मुताबिक तेलंगाना नहीं दिया, उसमें ताख़ीर की गई। రాకముందు అనేక సార్లు నేను బాన్స్వాడకు వచ్చినాను. ఆ రోజు పిడికెడు మంది మేము ఉన్నాం. పెద్దగా శక్తి లేదు. ప్రజలు విడిపోయి ఉండేవాళ్ళం.
మనమందరం కూడా కష్టపడి ఒక ఉప్పెనలాగా ఉద్యమం చేస్తే ఈ దఫా 15 సంవత్సరాల పోరాటం తర్వాత చివరికి నేను చావునట్లో తలకాయ పెట్టి కేసీఆర్ శవయాత్రనో తెలంగాణ జైత్రయాత్రనో జరగాలని చెప్పి ఆమరణ దీక్ష కొనుక్కుంటే అతి కష్టం మీద ఈ తెలంగాణను మనం సాధించుకోగలిగినాం. సాధించుకున్న తెలంగాణను ఏం చేయాలా, ఎక్కడికి పోవాలా? నిజాం సాగర్ ఎండిపోయింది, సింగూరు నీళ్ళు హైదరాబాద్ పోతున్నాయి, వేరే ప్రాజెక్టులు కాలే, ప్రజలు వలసలు, కరెంటు రాదు, వస్తే కూడా రాత్రి ఎప్పుడో వస్తుంది, మంచినీళ్ళు లేవు, సింహం చీకటి దారి లేదు, తెన్ను లేదు. చాలా కష్టపడి 3-4 నెలల పాటు పెద్ద పెద్ద ఆర్థికవేత్తలందరినీ పిలిపించి చాలా ఆలోచన చేసి మెదడు కరగబెట్టి ఏదో ఒక దారి పట్టాలి కాబట్టి ఒక దారి పట్టాం. ఆ దారిలో పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఏదైతే ఇప్పటిదాకా మీకు వివరంగా చెప్తున్నారో అన్ని నియోజకవర్గాల కంటే तेलंगाना जन समिति ने इंतखाबात में कांग्रेस की तारीख का ऐलान किया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी और तेलंगाना कांग्रेस मूल के इंचार्ज माणिकराव ठाकरे की कोदंडराम से मुलाकात के बाद ये फैसला सामने आया। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि हुकूमत जमात बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस की तारीख करेगी। ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున నడిపి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల్ని ఏకతాటిపైకి తెచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆత్మగౌరవం నిలబెట్టిన నాటి జేఏసీ చైర్మన్ కోదండరాం గారు, నేటి తెలంగాణ జన సమితి అధ్యక్షుడిగా గత 10 సంవత్సరాల నుంచి सबसे पहले मैं कोदंडराम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस विचार की लड़ाई पूरे देश में चल रही है, जो विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और कोदंडराम जी लड़ रहे हैं, एकजुट होकर बीजेपी बीआरएस के खिलाफ जो विघटनकारी शक्ति है बीजेपी, उनके सपोर्ट में जो बीआरएस आ गई है, उसको सभी ने एकजुट होकर लड़ना चाहिए। ये सोच कोदंडराम जी ने जो सामने रखी है, उसमें हमारे प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी, उन्होंने साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे ले जाना है, इस विचारों को आगे ले जाना है। जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो बीआरएस भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने अपने फैमिली की ही जो राजनीति करना चाहती है, वो तेलंगाना की कांग्रेस कायदीन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जराये के मुताबिक राहुल गांधी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे और शादनगर रेलवे स्टेशन से शादनगर चौराहे तक पदयात्रा करेंगे। प्रियंका गांधी 21 अक्टूबर को 12 बजे दोपहर देवर कदरा असेंबली के तीमापली तांडे में बंजाराओं से मुलाकात करेंगी। साथ ही वो देवर कदरा में 6 जमानतों के बारे में खवातीन से तबादला ख्याल करेंगी, जिनका ऐलान इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस उम्मीदवार देवर कदरा मधुसूदन रेड्डी ने हेलीपैड पर इंतजामात का जायजा लिया। सबक मरकजी वजीर व कांग्रेस की सीनियर कायद रेणुका चौधरी ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने खवातीन की तरक्की और फलाह के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में अवाम बीआरएस पार्टी को मुस्तरद कर देगी। के लिए आपने किया क्या क्या किया? ना आपके सियासत में महिला नजर आई सिवाय एक आपकी बेटी, बस उनकी सहूलत के लिए आपने सब कुछ किया, मगर बाकी महिलाओं के लिए आपने क्या किया? कहाँ गया अभया हसम? कहाँ गया बंगारू तली स्कीम? कहाँ गया जो लेन देन आप बात कर रहे थे? कुछ भी नहीं, वो अलग छोड़ दीजिए। आज के दिन इस इलाके में एक महिला घर से बाहर निकलने से ये कोई गारंटी नहीं है कि लड़की ठीक हो घर पहुंच जाएगी। ये माहौल बना दिया है इस तेलंगाना में, जहां लड़कियां को रक्षा नहीं है और सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। और रोज के खाने पीने का चीज का दाम आप बढ़ा दिए भाई साहब।
तो मुख्यमंत्री को मैं सवाल कर रही हूँ, त्योहार के महीने है ये, अब दशहरा दिवाली सब चलेगा, हम क्या करें? गैस, चीनी, दूध, ब्रेड, हर चीज का दाम बढ़ा दिए, दाल, चावल, तो हम कहाँ से लाए? हमारी तो आमदनी बढ़ी नहीं। आपने हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं दिलाए। 4-4 घरों में झाड़ू पोछा लगा के, बर्तन धो के हम पैसे कमा के बच्चों को पढ़ाए। काय को पढ़ाए? क्या बोले आप? ये PG टू KG टू PG क्या क्या के बड़े बड़े 12 बोले। तो अब क्या हुआ? वो हमारा जेब कटते जा रही, हमारा जान कटते जा रही। बच्चों को पढ़ा के हम नौकरियों के लिए राह देखे तो बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, कुछ भी नहीं दिए। आप रेट बढ़ा दिए, हर चीज का आप निकाल दिए, कोई सहूलत नहीं औरत को इस इलाके में। तो अभी आके आपको वोटा पूछ रहे। कांग्रेस के साबिक रुकन असेंबली विष्णुवर्धन रेड्डी ने ऐलान किया कि वो बीआरएस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने उनके क़यामगाह पर उनसे मुलाकात की और पार्टी में मौजू ओहदा देने का वादा किया। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए विष्णुवर्धन रेड्डी ने हुक्मरान जमात में शमूलियत का ऐलान किया। వాళ్ళ ఎంపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారే చెప్పిండు 50 కోట్ల రూపాయలకు డీసీసీ పదవి కోరుకున్నాడని చెప్పి వాళ్ళ ఎంపీయే చెప్పినాడు. కానీ ఇంతవరకు ఆ ఎంపీ మీద చర్య తీసుకోలేదు, పైగా ఆయనకు టికెట్ ఇచ్చినారు. అంటే ఆయన చెప్పింది నిజమని అనుకోవాలి. మరి ఇకపోతే ఇవాళ వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే చెప్పిన పరిస్థితి ఏంటంటే 5 కోట్ల రూపాయలకు ఒక్కొక్క టికెట్ అమ్ముకుంటున్నారని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే చెప్తా ఉన్నారు. మరి ఇటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో ఇలా ఈ రాష్ట్రం ఉంటే ఏమైతుందో ఇలా ప్రజలు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఆనాడు ఓటు నోటు కేసులో పట్టపగలు లంచం ఇస్తూ దొరికిపోయిన వ్యక్తి. అంతేకాదు ఇలా టికెట్లు అమ్ముకుంటున్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చెప్తున్న పరిస్థితి. బీసీసీ పదవిని కొనుక్కున్నారని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. మరి అటువంటి వ్యక్తులు ఇలా ఈ రాష్ట్రానికి ఏం చేయగలుగుతారు, ఈ పార్టీని కాపాడతారంటే సరే వాళ్ళ పార్టీ నాయకుల ఇష్టంగా ఇలా ప్రజలు ఆలోచించారు. ఈ రాష్ట్రం तेलंगाना कांग्रेस के मुस्तफी लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल आज बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। निकलेस रोड जल विहार में अकलियतों के एक इजलास में बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने शेख अब्दुल्ला सोहेल को पार्टी खंडवा पहनाकर बीआरएस में शामिल कर लिया। इस मौके पर तारक रामाराव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अकलियतों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, कभी भी कांग्रेस पार्टी अकलियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम नहीं की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत गुज़िश्ता 9.5 साल से अकलियतों की तालीमी, माशी और समाजी तरक्की के लिए काम कर रही है। आज 35 साल कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद सोहेल भाई ने एक बात कहा कि एक आरएसएस एजेंट को, एक बीजेपी के एजेंट को आज गांधी भवन उनके हवाले कर दिया गया। मैं तो एक ही बात कहता हूं, आज गांधी भवन में गार्ड से घुस गया, गार्ड से बैठ गया और वो चला रहा है कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में। बात सिंपल है, आज बीजेपी का ये साजिश है कि किसी भी हाल में आज तेलंगाना में एक तनाव पैदा करे और जो अमन और भाईचारा, जो गंगा जमुना तहजीब आज तेलंगाना में केसीआर साहब के सदारत में आज देखने को मिल रहा है, इसको किसी भी तरह डिस्टर्ब करना है। मैं तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, पिछले 9.5 सालों में तेलंगाना बनने के बाद क्या क्या हुआ एक बार आप गौर कीजिए। अगर आप एक बार हिंदुस्तान का, आज मुल्क का एक बार हालात देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में 28 रियासत हैं, 28 स्टेट हैं आज, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी अगर मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। 4 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश में। क्या बजट है माइनॉरिटीज का उत्तर प्रदेश में? 1700 करोड़। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहां की आबादी है 2.5 करोड़ और वहां की आज बजट है 2100 करोड़। उसके बाद आता है महाराष्ट्र, जहां की आबादी है 1 करोड़ 40 लाख और वहां की माइनॉरिटी वेलफेयर बजट है 670 करोड़। उसके बाद आता है कर्नाटक, जहां की आबादी है 90 लाख और वहां की बजट है 2000 करोड़। और उसके बाद आता है अपना तेलंगाना, जहां माइनॉरिटीज की आबादी है 50 लाख और बजट है 2200 करोड़। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में
सबसे ज्यादा बजट देने वाले चीफ मिनिस्टर है हमारे केसीआर साहब। अगर आप पिछले 9.5 साल अगर हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आप एक चीज देखने को मिलेगा। पिछले 9.5 सालों में केसीआर साहब के सदारत में तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह कासानी ज्ञानेश्वर ने पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पार्टी की जानिब से तेलंगाना इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला लेने के बाद उन्हें जारी रहने की कोई वजह नहीं मिली। ज्ञानेश्वर ने कहा कि टीडीपी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पार्टी बगैर किसी वजह के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। जब वो उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि नारा लोकेश भी इंतखाबात से दूर रहने की वजूहत जानने के लिए उन तक पहुँचने की कोशिश के बावजूद दस्तयाब नहीं थे। ज्ञानेश्वर ने कहा कि 1 साल के दौरान कैडर को मुकाबले के लिए तैयार करने के बाद उनसे इंतखाबी अमल से बाहर रहने के लिए कहना गैर मुनसिफाना है। स्किल डेवलपमेंट केस में तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की जानिब से दाखिल की गई दरखास्त से जमानत पर जज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने बताया कि अबूरी दरखास्त से जमानत पर मंगल को फैसला सुनाया जाएगा, जबकि असल दरखास्त से जमानत पर समाअत कब होगी इसका फैसला भी मंगल को ही किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट केस में एसीबी कोर्ट की जानिब से जमानत से इनकार पर चंद्रबाबू नायडू हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। उनके वकील ने अदालत को बताया कि सदर तेलुगु देशम की सेहत के पेश नज़र उनकी जमानत मंजूर की जाए। डॉक्टर्स ने उनकी एक आंख का ऑपरेशन करवाने का मशवरा दिया। अदालत ने दोनों फरीकैन की दलीलें सुनने के बाद दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। शहर के मियापुर इलाके में आज एक फास्ट फूड सेंटर में गैस सिलेंडर फट पड़ा। यह हादसा दीप्ति श्रीनगर में पीर की सुबह पेश आया। पुलिस के मुताबिक फास्ट फूड सेंटर का गैस सिलेंडर अचानक फट पड़ा, जिसके नतीजे में करीब में वाक़ टी स्टॉल में मौजूद चाय बनाने वाला 45 साला शख्स प्रसाद जख्मी हो गया। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। गैस सिलेंडर के धमाके के साथ फटे ही आग लग गई और फास्ट फूड सेंटर के टीन शेड को भी नुकसान पहुंचा। अशिया ज़रूरिया की डिलीवरी देने जाने वाले डिलीवरी बॉय ने मकान में तनहा खातून की असमत रेजी कर दी। ये वाकया ग्रेटर नोएडा में जुमे को पेश आया, जिसका ताख़ीर से हुआ। तफसीलात के मुताबिक ग्रेटर नोएडा हाई राइज अपार्टमेंट में एक खातून रहा करती थी। उसने एक ऐप के जरिए घरेलू अशिया का ऑर्डर दिया। ऑर्डर लेकर 30 साला सुमित सिंह नामी डिलीवरी बॉय खातून के घर पहुंचा। उसने देख लिया कि खातून तनहा है। वो ज़बरदस्ती घर में दाखिल हो गया और उसने खातून का रेप कर दिया और उसके बाद वहां से राह फरार इख्तियार की। फौरी तौर पर मुतासरा खातून ने पुलिस से शिकायत की। मोबाइल सिग्नल की मदद से पुलिस ने उस मकाम की निशानदही कर ली जहां मुलजिम छुपा हुआ था। पुलिस ने उससे सरेंडर करने को कहा था। इसी असना में वो पुलिस कांस्टेबल की बंदूक छीनकर फरार हो रहा था कि पुलिस ने उसके पांव पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया और उसे हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त जख्मी मुलजिम अस्पताल में जेर इलाज है। यह बात नोएडा पुलिस ने बताई। नारसिंगी पुलिस हदूद में कोकापेट में एक जेर तामीर इमारत से गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। इसकी पहचान कृष्णा राव के तौर पर की गई है। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कतर में हिरासत में लिए गए 8 हिंदुस्तानियों के कुंभों से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि इस बात पर जोर दिया गया कि हुकूमत इस मामले को बहुत अहमियत देती है, कुंभों की फिक्रों और दर्द को पूरी तरह से समझती है। हुकूमत उनकी रिहाई यकीनी करने के लिए सभी कोशिश जारी रखेगी। इस सिलसिले में हुकूमत सभी कुंभों के साथ करीबी से राब्ता बनाएगी। वाज़ेह है कि कतर में जिन 8 हिंदुस्तानियों को हिरासत में लिया गया वो हिंदुस्तानी बहरिया के साबिक अहलकार हैं। सभी को जासूसी के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता साल हिरासत में लिया गया था और हाल ही में सजाए मौत सुनाई गई। इससे हुकूमत हिंद हैरान है और इस मामले में मुतासरीन के कुंभों और कानूनी माहिरीन के साथ मशवरा कर रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।